हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेश हसीजा जी। गोचर भी देखना हो तो लगन से हम फॉलो करेंगे कि ये मांगलिक है कि नहीं है। और अगर लड़की मांगलिक है तो तुच्छ प्राणी की तरह फिर उसको देखा जाता है अपने ही घर में। बिल्कुल। अगर पहले घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, सातवें घर में मंगल हो, आठवें घर में मंगल हो, 12वें घर में मंगल हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो वो बहुत ही ऑब्सेस्ड लवर बना देता है। लगन 2 घंटे रहता है, 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। छठे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में आता है तो आदमी थोड़ा रिजर्व नेचर का होगा। वही मंगल छठे भाव का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में 12वें भाव में है, झगड़ा करके जेल जाएगा वो आदमी। 6, 8, 12 जब संबंध बनेगा तो एक्सीडेंट होके मृत्यु। नहीं तो कई बार कुंडली भी मिलान करते हैं तो 20 गुण 21 गुण मिल जाता है तो पंडित जी कहते हैं ओके ओके सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हम सिर्फ 3 चीजें ही देखते हैं। जब भी कोई लिटरेचर ट्रांसलेट होता है तो ट्विस्ट होता ही होता है। तो वही मंगल और शुक्र गलत रास्ते पे ले जाके, जैसे अभी आपने ये सब देखा, नीला ड्रम और सूटकेस, बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं कि अगर गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग बनाता है। 7.5 अप्लाई होगी कर्क लगन, कन्या लगन और मीन लगन के लोगों के लिए। उनको पीड़ा देगा शनि। एक नहीं 2 नीलम पहने हुए हैं। चौथा भाव क्या होता है? एक तरफ हम कह रहे हैं पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस। अगर हमारे जीवन में अगर हम संतुष्ट नहीं है, हमारे को शांति नहीं है, तो बाकी सब चीजें हमारे लिए वेस्ट है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेश हसीजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। ये अगर मैं इनके बारे में कहूँ तो ये 28 साल से भारत सरकार के गृह मंत्रालय में कार्यरत रहे हैं और अप्रैल 2018 में इन्होंने स्वेच्छा से VRS ले लिया। तो सर, आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है और आप एस्ट्रोलॉजी में आप परस्यू कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपका जो रुचि रहा है, इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूँगी कि कैसे आपका फील्ड बड़ा अलग रहा और अब आप एस्ट्रोलॉजी में हैं और आपका इतना सही प्रेडिक्शन रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली अनुभव किया इन चीज़ों को, आपसे बात किया जो मैंने, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा आप विस्तार में बताएं। तो मैं बहुत जल्दी जॉब में आ गया था, तो जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद अपने बारे में जानने की इच्छा हर इंसान में होती है। हिंदू धर्म में होता ही है कि जाओ पंडित जी से पूछो। तो मैं अपना हॉरोस्कोप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाता था। तो कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। तो मैंने कहा कि ये साइंस अगर बोलते हैं कि ये साइंस है तो सब लोग एक ही बात क्यों नहीं बोलते। जैसे LLB की हुई है किसी ने, ठीक है, कोई हमारा केस जीत नहीं सकता, बट IPC की धारा तो हर सबको मालूम है यही है। तो खैर, तो मैंने कहा हम खुद ही ज्योतिष सीखते हैं। तो मैंने फिर करीब 96 to 98 दिल्ली में इंस्टीट्यूट भारतीय विद्या भवन से, वहाँ से 2 इयर्स का ज्योतिष का कोर्स किया। तो मैं फिर VRS मैंने ले ली थी 2018 में, जॉब में था तो फिर मैं फुल टाइम अब यही प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरी ज्योतिष यात्रा है जी। तो अब मैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगी। बिल्कुल। और जैसे मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। नहीं कोई नहीं सर, हमें अच्छा लगा जान के, डिटेल में ही हम जानना चाहते थे जी। और जैसे कि ये साल है जो मंगल का साल है जी। तो मंगल के ऊपर काफ़ी सारे शोज ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि मंगल को लेकर काफ़ी सारी बातें हैं। जैसे मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस, तो उन्हें मांगलिक कहा जाता है। तो आपके नज़र में, क्योंकि ऐसे तो फिर 70% आई थिंक लोग हैं जिनके 1st, 4th, 7th और 8th, 12th हाउस में मैक्सिमम कवर हो ही गया और लोगों मोस्टली लोग फिर मांगलिक ही हुए। तो अगर ये ट्रबल क्रिएटर है तो किस तरीके से ये ट्रबल क्रिएट करता है और क्या सच में ये ट्रबल क्रिएटर हर किसी के लिए है? सबसे पहले आपने बोला मंगल। मंगल का मीनिंग क्या होता है? अगर हम मंगल ही मंगल पॉजिटिव वर्ड है मंगल। दूसरी तरफ से आप नेगेटिव वे में आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने वही सुन रखा है सर। आपकी गलती नहीं है ना। चलिए मैं बिल्कुल उस पे आता हूँ, सब्जेक्ट पर आता हूँ।
ये जो मांगलिक वाला जो आपका जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन है जी वो पर्टिकुलर मांगलिक के बारे में जानना चाहती जी। हैं आप। 80% लोग इस दुनिया में, अगर हम उस लिटरेचर की बात करें क्लासिक्स, मैं किसी पर्सन की बात नहीं करूंगा, किसी एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं करूंगा, किसी के लिखे हुए बुक की बात नहीं करूंगा, पब्लिशर की किसी बात नहीं करूंगा। 80% लोग मांगलिक हैं उस हिसाब से। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लें, भरा पड़ा होता है हर संडे। सिर्फ उस मांगलिक की वजह से अच्छे रिश्ते होते होते रह जाते हैं। आप सोसाइटी में इतने पढ़े लिखे लोग, बीटेक, एमटेक, एमबीए, डॉक्टर, बट उनके वो डिपेंड है अपने पेरेंट्स पर, नहीं कुंडली नहीं मिलती। आप मांगलिक हो, लड़की मांगलिक है, रिश्ता नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये देखा जाता है, जो मेरे गुरुजी ने जिस चीज़ को ठीक किया, उन जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर हैं वो बोलते हैं कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल है तो उसको ब्लेम कर दिया जाता है ये मांगलिक है। और अगर लड़की मांगलिक है तो तुच्छ प्राणी की तरह फिर उसको देखा जाता है अपने ही घर में। बिल्कुल। एक तो लड़की हो गई और ऊपर से मांगलिक हो गई। तो पहले फिर उसमें क्या करते हैं कुछ पेरेंट्स, तो पंडित जी को बोलते हैं कुछ मंगल आगे पीछे कर दीजिए। तो बोले ठीक है, अब तुम किसी को अगर बताओ तो ये समय बताना, मंगल हटा दिया है मैंने। अच्छा। तो वापिस हम उसमें आते हैं। हमारा ये मानना है, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये ग्रह मंगल इस पर्टिकुलर लगन के लिए, इस दुनिया में 12 तरह के लोग होते हैं, ना 13 ना 11, मेष से लेके मीन तक। और हम लोग लगन से फॉलो करते हैं, चंद्रमा से नहीं करते हैं। 3 तरह से देखें, सन साइन, मून साइन, असेंडिंग साइन। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, लगन 2 घंटे रहता है, 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, आप किसको फॉलो करेंगे? 2 घंटे, 2 दिन या 1 महीना? एक्यूरेसी किस में आएगी? 2 घंटे। जितना हम क्लोज जाएंगे, तो इसलिए हम लगन को फॉलो करते हैं। गोचर भी देखना हो तो लगन से, तो लगन से हम फॉलो करेंगे कि ये मांगलिक है कि नहीं है। सबसे पहले देखा जाएगा कि मंगल इस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए मैलेफिक है या बेनिफिक है। अब मेष राशि के लिए मंगल बेनिफिक है, उसकी मूल त्रिकोण राशि लगन में आएगी। एक और प्लैनेट अपना जो रिजल्ट है, प्रभाव, पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का देता है। ये एक बहुत विवाद का विषय बन गया है। लोग हमको बोलते हैं कि वृश्चिक लगन और वृषभ राशि का जो लगन है, उन दोनों में तो स्वामी हुआ लगन का। हम बोलते हैं भाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, लगन का स्वामी, राशि का स्वामी तो है ही, मेष राशि का भी है और वृश्चिक राशि का भी। बट क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि ग्रह पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देगा। तो वृश्चिक राशि में मूल त्रिकोण राशि आती है 6ठे भाव में। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट और टॉरस असेंडेंट में जो मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, 6ठे भाव में आती है स्कॉर्पियो में। तो क्लासिक्स में लिखा हुआ है सर्वार्थ चिंतामणि में कि प्लैनेट अपना जो है मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव पहले देगा। तो ये बहुत विवाद का इशू है, टॉरस और स्कॉर्पियो असेंडेंट में मांगलिक का। खैर, तो वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल आया, सबको मांगलिक बना देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि मंगल जो है, पहले ये देखना चाहिए कि किस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए फंक्शनल मैलेफिक है कि नहीं है। तो मंगल फंक्शनल मैलेफिक है टॉरस असेंडेंट के लिए, वृषभ लगन के लिए, स्कॉर्पियो लगन के लिए, वृश्चिक राशि और कन्या लगन का। इन 3 लगन के लिए मंगल फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। मींस सिर्फ हाउस नहीं देखना है हमें, वो भी मैं आपका आंसर देने के लिए मुझे ये भूमिका जरूरी है बताना। ठीक है। जो 1 नंबर जो होगा राशि, मूल त्रिकोण राशि मंगल की है 1 नंबर। वृषभ राशि में वो होगी 12वें भाव में। 6, 8, 12 त्रिक हाउस, बैड हाउसेस माने जाते हैं। हम जो फॉलो करते हैं, 6ठा, 8वां, 12वें भाव में मूल त्रिकोण राशि जिस ग्रह की होगी, वो उस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए फंक्शनल मैलेफिक होगा वो ग्रह।
तो मांगलिक के लिए ये देखा जाएगा जो पर्टिकुलर एक नंबर जो है मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की, अगर छठे भाव में है तो वृश्चिक लगन हो गया, आठवें भाव में है तो कन्या लगन हो गया, 12वें भाव में है तो वृषभ लगन हो गया। पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव में अगर मंगल हो तो वो मांगलिक कहलाता है। उसके बाद जो लगन की जो डिग्री है उसे बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, मध्य भाव। वो भी लिखा ही हुआ है क्लासिक्स में कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट क्या होता है। तो मंगल की डिग्री और उस जो लगन की जो डिग्री है, फिर उसमें ये देखा जाएगा कि वो जो मंगल है अगर 5 डिग्री ऑर्ब में आ रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो दिक्कत होगी। अगर वो मंगल बीइंग ए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट होते हुए अगर वो लगन की डिग्री से 5 डिग्री दूर है तो वो इतना गलत प्रभाव नहीं डालेगा मांगलिक होने का। तो अब आपके मन में आएगा कि अगर पहले घर में मंगल हो, चौथे घर में मंगल हो, सातवें घर में मंगल हो, आठवें घर में मंगल हो, 12वें घर में मंगल हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो छठे भाव में अगर मूल त्रिकोण राशि अगर मंगल की है तो जो है वो लगन हुआ वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में अब मंगल छठे भाव का स्वामी होके पहले भाव में आता है। छठे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में आता है तो आदमी थोड़ा रिजर्व नेचर का होगा, रिजर्व नेचर का होगा और चूजी होगा। जब आदमी बहुत रिजर्व होता है, चूजी होता है, तो उसका भी बहुत जल्दी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन लोगों के साथ। फिर चौथे भाव में अगर आ गया मंगल, चौथा भाव होता है पीस ऑफ माइंड का, डोमेस्टिक पीस ऑफ माइंड। पूरी कुंडली जो हमारे 12 भाव होते हैं उनकी पूरी जो उनकी चाबी है चौथे भाव के स्वामी। सबसे बड़ा चौथा भाव क्या होता है? एक तरफ हम कह रहे हैं पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस। अगर हमारे जीवन में अगर हम संतुष्ट नहीं है, हमारे को शांति नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें हमारे लिए वेस्ट हैं, व्यर्थ हैं, वेस्ट हैं। तो इसलिए तो अगर वो मंगल वृश्चिक राशि अगर लगन में है, मंगल अगर चौथे भाव में आ गया, तो छठे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में आ गया तो परिवार में लड़ाई झगड़ा, जो संबंधी हैं उनके साथ डिफरेंसेस, तो इसलिए वो मांगलिक होने की वजह से विवाह में फोर्थ हाउस होता है ना, पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस, परिवार का। उसके बाद 7वां भाव स्पाउस का होता है, पति का या स्पाउस का, पत्नी का। 7वें भाव में आ गया, छठे भाव का स्वामी 7वें में आ गया और लगन को देखेगा, दूसरे भाव को देखेगा। तो झगड़े वाले घर का स्वामी जब 7वें भाव में आ गया तो पति के साथ संबंध, परेशानियां, लगन को देखेगा। तो जैसे अब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आदमी बहुत झगड़ा करने वाला है। फिर 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फैमिली लाइफ, स्टेटस। तो कुटुंब के भाव को पीड़ित कर रहा है अगर छठे भाव का स्वामी 7वें भाव से 8वीं दृष्टि से, तो फिर कुटुंब में फिर प्रॉब्लम, फिर वही आंसर वही आ रहा है जो मांगलिक का आंसर बनता है, विवाह में दिक्कत। अब 8वें भाव में आ गया, छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में आ गया। वो मांगलिक से पहले जो प्रभाव देगा, शादी तो होती है 25 उम्र में, 25-26 साल के बाद, पर वो मंगल हमारे छठे भाव का स्वामी होके अगर 8वें भाव में है जन्म का, तो क्रॉनिक डिजीज देगा। छठे भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में है, मांगलिक तो विवाह के टाइम में हम देखेंगे, बट उससे पहले जो वो 25-30 साल का जो वो बच्चा, जो यूथ, अगर उससे पूछा जाए कि अगर वो मंगल पीड़ित कर रहा है लगन की डिग्री के आसपास कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहा, ऐसी सिचुएशन में हम बोले स्वास्थ्य में ही तो दिक्कत रही सारी जिंदगी, क्रॉनिक डिजीज देगा। छठे भाव का स्वामी 8वां भाव होता है ऑब्स्ट्रक्शंस का, डिले का, पीड़ा का। अच्छा, दूसरी एक बात और कि जैसे एक कॉइन है, उसका हेड भी है, टेल भी है, उसके बिना कॉइन मार्केट में नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि छठा 8वां भाव ठीक है बैड हाउसेस है, पीड़ित है, इन्हीं हाउसेस से हमारा
पॉजिटिव भी हमें देखने को मिलता है। छठा भाव होता है हेल्थ का, होता है सबसे पहले हेल्थ। अगर छठे भाव का स्वामी यही मंगल लगन की डिग्री से दूर है, किसी को पीड़ित नहीं कर रहा और स्वयं पीड़ित नहीं है किसी दूसरे शुक्र से या राहु केतु से। वृश्चिक लगन के लिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट होंगे राहु केतु। राहु केतु सभी के लिए होते हैं। और शुक्र से अगर पीड़ित नहीं है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी उस जातक की। वही मंगल अगर पीड़ित कर रहा है, लगन की डिग्री ऑर्ब में आ रहा है विद इन रेंज 5 डिग्री, बीइंग ए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट, जिस भाव में अगर वो बैठ गया है तो मांगलिक से पहले तो वो अपना रिजल्ट पता नहीं क्या क्या दे चुका होगा अपना वो मंगल, क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी है। लिटिगेशन, झगड़ा, फाइनेंशियल पोजीशन, डेट्स, हेल्थ। तो वही मंगल जब वही आठवां भाव ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस का होता है, मैरिटल टाई अप का होता है। वही आठवां भाव हमारी लॉटरी भी निकालता है। बैठे बैठाए कहते हैं आपका प्लॉट निकल आया। रिच इनहेरिटेंस आठवें भाव से मिलती है लोगों को। अगर किसी का आठवें भाव का स्वामी लगन में है, पीड़ित नहीं है ना, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट स्वयं पीड़ित नहीं है और ना ही किसी को पीड़ित कर रहा है, तो वो उसका रिजल्ट भी फिर अच्छा आएगा। लॉन्गिविटी कर्टेल नहीं होगी उसकी, क्योंकि आठवां भाव मृत्यु का होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट का भी होता है आठवां भाव। तो वो मंगल अगर आठवें में है, अगर वो मंगल लगन की डिग्री के नजदीक है तो सबसे ज्यादा पीड़ा देगा वो मंगल फिर, क्योंकि 11वें भाव को देखेगा। 11वां भाव मतलब होता है, अगर अष्टम में मंगल है तो देखिए आप लोग ऐसे लेमैन अभी बहुत समय लगेगा सोसाइटी नहीं, जिससे हमारी मतलब दर्शक जो है वो मैं उन्हीं के लिए ही बोल रहा हूँ, दर्शकों के लिए ही बोल रहा हूँ कि अभी बहुत समय लगेगा समझने में। वो बस एक वो माइंड सेट बना हुआ है सोसाइटी में, अष्टम का मंगल, पंचम का शनि, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। ऐसा नहीं है, वो किस भाव का स्वामी है ये जरूर देखना चाहिए पहले। अष्टम का मंगल पहले ये देखना चाहिए, मंगल अगर अष्टम का है तो किस भाव का स्वामी है वो मंगल। तो मैं वही आपको इंटरप्रेट करके बता रहा हूं कि छठे भाव का स्वामी, जब भी हम लॉर्डशिप या भाव के स्वामी की बात करेंगे तो वो मूल त्रिकोण राशि होगी वहां पे। अगर मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो हम उस भाव के लॉर्डशिप की उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो मंगल अगर अष्टम में है तो ये प्रभाव देगा। वही मंगल छठे भाव का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में 12वें भाव में है तो वो आदमी जेल जाने की संभावना, झगड़ा करके जेल जाएगा वो आदमी। अभी मैं ये सब जो बोल रहा हूं, जब दर्शक देखेंगे, अप्लाई करेंगे, वृश्चिक लगन का कोई आदमी, हर एस्ट्रोलॉजर के पास अपना डाटा बैंक होगा, वो देखेगा फटाफट वृश्चिक लगन है, मंगल अगर किसी का 12वें भाव में है, लगन की डिग्री के नजदीक है, जेल या जेल की तरह कष्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, वो कष्ट जरूर आएगा उसके जीवन में। हम ऐसे में अलर्ट करते हैं लोगों की, आप किसी से झगड़ा नहीं किया करें। कई बार छोटे से झगड़े में ही आदमी 4-5 लोग झगड़ा करते हैं, पकड़ के एक आदमी को जाते हैं कई बार। तो वो कॉम्बिनेशन होता है उसमें। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में। तो ऐसे ही 3 लगन के लोग होते हैं मांगलिक, वृषभ, वृश्चिक और कन्या लगन। कन्या लगन में जो 8वें भाव का स्वामी हुआ मंगल, 8th लॉर्ड, वही मंगल अगर लगन में बैठा है और लगन की डिग्री से दूर है, पीड़ित नहीं कर रहा है और ना ही किसी को पीड़ा दे रहा है, तो अब जो मैं ये सब बोल रहा हूँ लोग अप्लाई करेंगे निकाल के अपने डाटा बैंक से होरोस्कोप्स को, रिच इनहेरिटेंस देगा वही मंगल। वही मंगल अगर लगन की डिग्री पर आ गया है, अगर 15 डिग्री का कन्या लगन है और वही 15 डिग्री का मंगल अगर लगन में आ गया है तो लॉन्गिविटी को कर्टेल करेगा। रिस्क मतलब कुछ लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, और वही मंगल अगर लगन में है और उसके ऊपर किसी और मैलेफिक प्लैनेट का इंपैक्ट है तो सेटबैक टू फादर। तो 8वां भाव मैरिटल टाइप भी देखते हैं और सेटबैक टू फादर भी देखते हैं 8वें भाव से। तो वही कन्या लगन में मंगल 12वें भाव में, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया। 12वें भाव में सूर्य की राशि है, तो वो
और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 8वें भाव का स्वामी 12वें में जाएगा, तो जैसे किसी का होता है ना ऑल ऑफ सडन डेथ, एक्सीडेंट, तो वो योग है। मंगल अगर 8वें भाव का स्वामी होके 12वें भाव में गया और 12वें भाव का स्वामी स्वयं भी कहीं वीक है या पीड़ित है, या 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव के साथ कंजंक्ट है या उसके साथ कहीं दृष्टि बनी हुई है, और फिर अगर 6ठे भाव के स्वामी की भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई है उसमें, शनि की भी कन्या लगन में, तो आम बोलचाल की भाषा में न्यूज़पेपर में हमें जैसे आम अचानक घटनाएं सुनने को मिलती हैं और एकदम नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, घटना घटी और 34 लोग मर गए, तो उन लोगों की कुंडली में, मैक्सिमम लोगों की कुंडली में यही योग होते हैं, एक्सीडेंट होके मृत्यु। ओके। 6, 8, 12 जब संबंध बनेगा तो एक्सीडेंट होके मृत्यु। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मंगल से जुड़ा हुआ है, ये हमारे जेंजी ऑडियंस के लिए है। बिल्कुल। और जेंजी क्या, हर किसी के लिए है, क्योंकि आजकल जो तलाक हो रहे हैं और जो केसेस हो रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कहते हैं मंगल के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो वो बहुत ही ऑब्सेस्ड लवर बना देता है। अब वो डिग्री और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का लवर ऑब्सेस्ड होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब सबसे पहले ये देखा जाएगा, आपने जो बात करी ना, वो एक प्लैनेट की जनरल सिग्निफिकेंस, शुक्र जो है आम सोसाइटी में सबको ना भोग विलास का कारक है शुक्र। मंगल के साथ जब क्लासिकल में देखते हैं यार इसका शुक्र मंगल इकट्ठा है, तो उसको एक दूसरी निगाह से सीधा उसके चरित्र पर भी अटैक कर देंगे, इसका शुक्र मंगल इकट्ठा है। हमारा ये मानना है, वापिस वही बेस वही है, ये देखना चाहिए कि शुक्र किस भाव का स्वामी है। अगर वो शुक्र बैड हाउस 6th, 8th या 12th हाउस का स्वामी है और मंगल के साथ जो है मिल गया, जैसे वही वृश्चिक लगन पे ही हम आते हैं, शुक्र वृश्चिक लगन के लिए भी मैलेफिक है, 12वें भाव का स्वामी है, क्योंकि 12वें भाव में ही उसकी मूल त्रिकोण राशि है और मंगल की 6ठे भाव में मूल त्रिकोण राशि है। जो मैंने अभी बोला आपको कि 6ठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी अगर कंजंक्ट या कहीं दोनों इकट्ठे मिल के बैठे हैं, तो मैंने बोला था आपको अभी कि जेल जाने की संभावना बनेगी। तो वही मंगल और शुक्र गलत रास्ते पे ले जाके, जैसे अभी आपने ये सब देखा, नीला ड्रम और सूटकेस, बिल्कुल, तो ये कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा इस तरह का, क्योंकि प्रेरित हुए ना वो उस तरफ। नहीं तो कई बार कुंडली भी मिलान करते हैं तो 20 गुण 21 गुण मिल जाता है, तो पंडित जी कहते हैं ओके सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ 3 चीजें ही देखते हैं, 3 या 4 चीजें ही देखते हैं। अच्छा। हाँ, अगर और इंडिविजुअल देखना चाहिए हॉरोस्कोप को, कोई 2 हॉरोस्कोप कोई देख, कुंडली मिलान हमें तो समझ में नहीं आया वो 36 गुण वाला, एज इंडिविजुअल देखना चाहिए हॉरोस्कोप। विवाह के लिए क्या, दोस्ती के लिए, कल को कोई अपनी कंपनी में कोई हायर कर रहा है, हायर पोजीशन पर अपने सीईओ को, सीएफओ को, मैनेजर को, तो हम तो ये बोलते हैं कि उनका भी हॉरोस्कोप देख लेना चाहिए। रिलेशनशिप है ना, वो भी पार्टनरशिप, ठीक है, वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर को भी अपना देखना चाहिए कि मेरी इसके साथ बिजनेस पार्ट में जो है झगड़ा तो नहीं होगा, चीटिंग तो नहीं करेगा ये आदमी मेरे साथ। जरूरी थोड़ा ना विवाह के लिए कुंडली मिलानी चाहिए। कुंडली मिलान को जो वो 36 गुण वाला सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते। तो जो आपने, हम शुक्र पर आते हैं वापस, जो आपने शुक्र के बारे में बोला, वही शुक्र अगर और मंगल दोनों बेनिफिक प्लैनेट हैं किसी और लगन के लिए, जैसे तुला लगन ले लीजिए, तुला लगन में शुक्र लगन का स्वामी हो गया और मंगल सप्तम भाव का स्वामी हो गया। अगर वो दोनों मिलके कहीं बैठे हैं, उस आदमी की, उस लड़की की या उस लड़के की वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। एक तो होता है अच्छा होगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब साथ में ये भी डिपेंड करता है कि उसका स्पाउस का हॉरोस्कोप कैसा है। अब कुछ विवाह टूट जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपने तो बोला था कि तेरी कुंडली तो ये योग है, बहुत बढ़िया है, तो हम बोलते हैं कि आपने जब विवाह तय किया
जिससे लड़का या लड़, तो आपने अगर तब पूछ लिया होता, भाई आपकी कुंडली में तो योग नहीं है झगड़े का, लिटिगेशन का, कोर्ट कचहरी का, पर आपने जिनके साथ विवाह अपना तय किया, अब उनके हॉरोस्कोप में वो सब कॉम्बिनेशन है, उनकी वजह से आप पीड़ित हैं। यही अगर उस समय उनके हॉरोस्कोप को अगर इंडिविजुअल अगर हम देख लेते तो उनके हॉरोस्कोप में ये सब, तो हम उनको मना करेंगे कि आप इनके साथ मत जाइए आगे जीवन में। ये है। तो शुक्र मंगल जो है, आप बात कर रहे हो एज जर्नल शुक्र की। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हम कुंडली में देखते हैं ये शुक्र किस तरह का रोल अदा कर रहा है, तो उसके लिए यही है कि कुंडली में वो शुक्र जो है बेनिफिक प्लैनेट होना चाहिए। ओके, तो अब मैं आती हूँ सबसे बड़े प्लैनेट पर, जिसे हम बृहस्पति या गुरु कहते हैं। कहा जाता है गुरु का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे लार्ज प्लैनेट है और सारे प्लैनेट्स के दादाजी, मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो सूर्य है। वो तो फादर हो गए। आपने क्या बोला? मैंने दादाजी। अच्छा। तो बृहस्पति की मैं अगर बात करूं तो बृहस्पति कहा जाता है कानून के दायरे में नहीं है ना ये साइंस। हाँ। कुछ भी आप बोल दीजिए। हाँ, तो अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो कहते हैं कि अगर बृहस्पति इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका स्ट्रांग होना आपको ये दर्शाता है कि कोई भी प्लैनेट अगर खराब है और अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसको लेकर 2-3 जो मिसकॉन्सेप्शन है या जो बातें हैं, मैं वो आपसे रेक्टिफाई करना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये कि इसे सबसे शुभ प्लैनेट माना जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जिस हाउस में जुपिटर बैठ जाता है वो अपने हाउस को स्पॉइल कर देता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, कुछ लोगों का कहना है, बट उसकी जो दृष्टि होती है, जिस हाउस को वो देखता है, वो दृष्टि बहुत पॉजिटिव रहती है उनकी, और जिस हाउस में वो बैठता है वो बहुत ख़राब होता है। सेकंड चीज़ ये कि अगर गुरु थर्ड हाउस, जो कि हमारा पराक्रम का हाउस होता है, अगर वो पराक्रम के घर में बैठ गया तो वो आपके लिए सबसे नेगेटिव होता है। तो ये मेरे विचार नहीं है, ये मेरे क्वेश्चन है आपसे। देखो, ये सब सुनी सुनाई बात है ना, कि जैसा आपने क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर से सुना या पढ़ा, या जिन किताबों से आपने ये सब पढ़ा, किसने लिखी ये सब किताबें? मेन जो क्लासिक्स जो था हमारा, वो संस्कृत में था। तो जब किसी ने पीएचडी कर ली या एमए कर ली संस्कृत में, तो उस लिटरेचर को ट्रांसलेट किया। जब भी कोई लिटरेचर ट्रांसलेट होता है तो ट्विस्ट होता ही होता है कहीं ना कहीं, और फिर अब जो पढ़ा उसी को मान लिया, अप्लाई तो किया नहीं। मेरा ये मानना है, जो जैसे अब क्योंकि मैं जब भी आपकी क्वेरी होगी मेरा बेस वही होगा, स्टार्ट वहीं से ही होगा। बृहस्पति बोला अब आपने, हर प्लेनेट की सिग्निफिकेंस होती है एज जर्नल और पर्टिकुलर। एज जर्नल जुपिटर जो है विजडम को डिनोट करता है, करेक्टर, विजडम, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को। अब सबसे पहले ये देखा जाएगा इस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए बृहस्पति। अब हम कर्क लगन को ले लेते हैं। कर्क लगन में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आएगी। छठे भाव में आएगी। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? वही अगेन लिटिगेशन, झगड़ा, जो आदमी जो जिद्दी होता है, जैसे कर्क लगन में उनके लिए फंक्शनल मैलेफिक हो गया। वही बृहस्पति अगर लगन में बैठ गया, उस आदमी को एजुकेशन बहुत देगा, पढ़ाई बहुत देगा, आदमी पीएचडी की हुई होगी, प्रीचर होगा, लोगों को सारा दिन भाषण देगा, बट शाम को जब अपने घर आएगा अपने बीवी बच्चों के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। कहाँ का स्वामी है? छठे भाव का। बृहस्पति लगन में आ गया। पंचम भाव से पंचम दृष्टि से फिफ्थ हाउस को देखेगा और 9th दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। वही प्लेनेट एक तरफ कितना अच्छा प्रभाव दे रहा है, एजुकेटेड है, सब कुछ है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। पीड़ा भी दे रहा है किसी तरफ संबंधों में। मैंने बोला कि शाम को आके अपने घर में अपने परिवार को वो आदमी बहुत तंग करेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। तो बृहस्पति आपने बोला जिस भाव में बैठ जाता है, ये हम ये सब नहीं फॉलो करते। हम प्लेनेट की जनरल सिग्निफिकेंस, किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है और किस भाव को देख रहा है।
एस्पेक्ट्स कहाँ? एस्पेक्ट कर रहा है। पंचम भाव हमारे इंटेलेक्ट का होता है, इमोशंस का होता है। समाज में आप देखते होंगे बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत डिग्रियां ली हुई हैं, बट उसका स्वभाव की वजह से लोग उससे दूर रहते हैं। यार बोलते नहीं हम बोलचाल की भाषा में, इनसे दूर रहो यार, लेने के देने पड़ जाएंगे। हैं ऐसे लोग, कुछ ठीक है, कुंडली मैंने देखे हैं, मुझे याद आ नहीं, रहा है। मैं जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो यही कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, यही कॉम्बिनेशन होते हैं कि यार खाम खा गले पड़ जाएगा, मूड खराब होगा, छोड़ो इनको। और कुछ लोग ऐसे होंगे उनके पास ज्ञान कम होगा, ज्ञान कम होगा, विजडम इतनी अच्छी होगी। पुराने समय में एक जो जिस परिवार में आईएएस आईपीएस बनते थे, उन वो जो बूढ़े माँ बाप किसान, वो कोई पढ़े लिखे थोड़ा ना होते थे, सिर्फ एक विजडम होती थी उनको। अपने बच्चों को विजडम से ही तो बड़ा करते थे, पढ़ाते थे। तो ये बृहस्पति का रोल ऐसे ही अप्लाई होता है। 8वें भाव का स्वामी है बृहस्पति, तो वो वृषभ लगन की राशि हो गई, लगन हो गया। 8th लॉर्ड हो गया। सबसे ज्यादा दुख देने वाला ग्रह होता है बृहस्पति। वृषभ लगन के जो लगन होगा, टॉरस असेंडेंट, जुपिटर 8th लॉर्ड, वही जुपिटर को अब आप जहां जहां बैठेगा, 4th हाउस में बैठ गया, सब कुछ होता है एक आदमी के पास, परिवार का सुख नहीं होता। 8th लॉर्ड, वही 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन बहुत हाई है, जॉब नहीं मिल रही। 12वें भाव में चला गया 8th लॉर्ड, 12th हाउस में चला गया। 12वें भाव में जाने से बृहस्पति 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव को भी देखेगा, 4थे भाव को भी देखेगा। तो भाई लाइफ थ्रेटनिंग। और पराक्रम भाव में अगर बैठ जाए, 3rd हाउस में कहाँ का स्वामी है ये देखा जाएगा। अब हम अगर मेष राशि का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, तो 3रे भाव में जाएगा। आपकी क्वेरी है अगर पराक्रम के घर में बैठा है, तो हम बेनिफिक नहीं मैलिफिक जो लगन है उनके बारे में बात करेंगे, तो लोगों को वो अप्लाई भी करेंगे मेरी बात को, तो समझेंगे भी मैं क्या कहना चाहता हूं। मैलिफिक प्लैनेट 6th लॉर्ड बृहस्पति हुआ कर्क लगन वालों का। 6th लॉर्ड 3rd हाउस में आ गया, बृहस्पति 3rd हाउस में आ गया जिनका कर्क लगन है और लगन की डिग्री के नजदीक है, लगन की डिग्री के नजदीक है, 3rd हाउस में आ गया, तो वो अपनी पंचम दृष्टि से 7th भाव को देखेगा। तो वैवाहिक जीवन में कष्ट, 6ठे भाव का स्वामी 3रे भाव में पंचम दृष्टि से 7th भाव को देख रहा है। अब लोग अप्लाई करेंगे, हाँ ये ऐसा तो है। हाँ, मतलब एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो गया ना आजकल की, लोग ऊपर से अब देख रहे हैं, वो क्या दृष्टि 8वें भाव का स्वामी। अब हम आते हैं टॉरस असेंडेंट पे। टॉरस असेंडेंट में बृहस्पति हुआ 8वें भाव का स्वामी। 8वें भाव का स्वामी आपने बोला पराक्रम के हाउस में, पराक्रम का हाउस 3rd हाउस। 8वें भाव का स्वामी 3रे भाव में चला गया, वृषभ लगन। देखिए नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिए, मैं जो भी बात कर रहा हूं लॉर्डशिप 8वें भाव का स्वामी, मतलब जहां मूल त्रिकोण राशि होगी बृहस्पति की, टॉरस असेंडेंट, तो 3रे भाव में चला गया। उस आदमी के कर्म खराब होंगे, गलत रास्ते पे चलता है वो आदमी। आपका आंसर मिल रहा है अब आपको कि बृहस्पति की एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, विजडम को डिनोट करता है। कितने नॉलेज वाले लोग, हाईली क्वालिफाइड, दुनिया की नज़रों में कितने अच्छे लोग होते हैं, जब हमें अचानक से किसी के बारे में मालूम पड़ता है कि ये आदमी तो यार इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं यार विश्वास नहीं हो रहा, ये आदमी ऐसे कर्म कर सकता है, पराक्रम कर सकता है। अपने 3rd हाउस से पराक्रम देखते हैं ना, इनिशिएटिव पराक्रम का, तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। अब मैं ये सब बोल रहा हूँ तो जो जनता जो सुनेगी, अच्छा ये पॉडकास्ट आपका जनता से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अगर वो पॉजिटिव वे में मेरी बातों को सुन के अगर अप्लाई करेंगे। तो पहली दफ़ा में तो वो मुझे बहुत गालियाँ निकालेंगे, ये क्या बोल रहा है आदमी, पर मैंने ये देखा है अपनी जर्नी में, मेरे गुरुजी के साथ भी यही सब हुआ था कि इवन जब उन्होंने बुक्स लिखी
उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, बट अखबार चढ़ा के उनकी बुक्स को इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है। तो वापस मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मुझे क्रिटिसाइज भी बहुत करेंगे, खूब गालियाँ निकालेंगे, बट सबसे पहले इंसान अपनी कुंडली, फिर अपने परिवार की कुंडली निकाल के अप्लाई करता है। बिल्कुल। तो कहें हाँ, ये जो ये बोल रहा है तो सही है ऐसा। तो ये जनता से ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजर फर्टिलिटी है उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा अगर वो पॉजिटिव वे में इसको लें। तो 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति, तीसरे भाव में, वही नॉलेज, विजडम कहाँ यूज करी उस आदमी ने। जैसे होता है ना, जो बहुत बड़े फ्रॉड करते हैं, बड़े फ्रॉड कौन लोग करते हैं, उनको नॉलेज होती है, फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, बड़े से बड़े फ्रॉड करते हैं, एक आम आदमी तो नहीं करता। तो वो वही लोग होते हैं। 8वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, या तीसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में। अब आते हैं हम 12वें भाव में चला गया बृहस्पति, यही टॉरस असेंडेंट में। मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की 9 नंबर, जब अगर छठे भाव में है तो कर्क लगन, 8वें भाव में है तो वृषभ लगन, और अगर 12वें भाव में है 9 नंबर तो मकर लगन। तो मकर लगन में लॉर्डशिप होगी 12th लॉर्ड। 12th हाउस इमीडिएट आता है माइंड में, लॉसेस, ओवर एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, बिहाइंड द बार, शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो वही बृहस्पति अगर चौथे भाव में आ गया तो उस आदमी की प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। जहां जहां वो बैठेगा, लगन की डिग्री के क्लोज होना चाहिए तो पीड़ित करेगा। कई बार वही बृहस्पति लगन की डिग्री से बहुत दूर है, बहुत दूर है, और पीड़ित ना वो स्वयं किसी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट से पीड़ित है, ना वो किसी को कर रहा है। तो वही बृहस्पति आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। जिस भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, उसकी लॉन्गेविटी जो है अच्छी होगी, लाइफ स्पैन अच्छा होगा, उसको लॉसेस नहीं होंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा वो ज़्यादा जैसा। तो ये प्रभाव है आपके बृहस्पति का। तो हमेशा प्लैनेट की जनरल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर जनरल सिग्निफिकेंस और लॉर्डशिप। ओके, तो एक बृहस्पति से जुड़ी एक सवाल और है। हाँ प्लीज। जैसे कहते हैं कि अगर गुरु के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग बनाता है, और गुरु के साथ अगर केतु बैठ जाए तो वो आपको साधक बना देता है। राहु और केतु ये हमेशा, इन्हें हम फंक्शनल मैलेफिक का दर्जा देते हैं। कभी भी भला नहीं करते, कभी भी भला नहीं करते, करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। अगर किसी की कुंडली में जो राहु और केतु की डिग्री है, लगन की डिग्री से 5 डिग्री, जैसे अगर 15 डिग्री का अगर लगन है किसी का, अगर वो 20 डिग्री से ऊपर है राहु केतु उस कुंडली में, तो वो पीड़ित कम करेंगे उस जातक को, राहु और केतु। अब बृहस्पति चौथे भाव का स्वामी हो गया इसका कन्या लगन में बृहस्पति, और राहु और जुपिटर दोनों चौथे भाव में बैठे हैं, बट वो दूर है, उनकी डिग्री बहुत दूर है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जैसे क्लासिक्स में बोलते हैं गुरु चंडाल योग, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही राहु, अच्छा अगर जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, बैठा है, और दोनों की डिग्री में 2 या 3 डिग्री का फर्क है, 5 डिग्री की कंजंक्शन में है, नजदीक है, तो प्रभाव पड़ेगा। तो वो चरित्र पर सबसे पहले अटैक करेगा राहु। अगर राहु और बृहस्पति किसी के अगर इकट्ठे कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर पर, चरित्र पर। कुछ लोग होते हैं अरे कोई क्या फर्क पड़ता है, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना ही नहीं है, और कुछ लोग होते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तो वो राहु कराता है। राहु की मैनुपुलेशन, सबसे पहले राहु की जो पहचान है, मैनुपुलेशन करता है आदमी, मैनुपुलेटिव होता है बहुत। आप देखते हो समाज में लोग, अरे बहुत चालाक आदमी है, इसका पता नहीं चलता। जैसे हमारी लगन में अगर किसी का राहु, अब जैसे हमारा इंडिया की कुंडली है, इंडिया की कुंडली में जब भारत आज़ाद हुआ, जो पहले तो क्या है, लोग बोलते हैं इंडिया तो पता नहीं कब से है, लोग बहस करते हैं इंडिया तो पता नहीं कब से है। कुंडली के 1947 में आपने बनाई,
भाई अंग्रेजों, जब लोग अंग्रेज गए या जब अंग्रेजों से पहले या मुगलों के टाइम में अलग अलग रियासतें थी हिंदुस्तान में, अलग अलग रियासतें थी। 1947 के बाद वो सभी रियासतें हट के भारतवर्ष एक भारतवर्ष कहलाया। 15 अगस्त 1947 00 जो एक टॉरस असेंडेंट की कुंडली है, उसमें हमारा राहु है लगन में, भारत की कुंडली में, और लगन की डिग्री के नजदीक है। 5 डिग्री या 7 डिग्री का हमारा लगन है भारत का, और 5 डिग्री का शायद राहु है लगन में। तो राहु मैनुपुलेशन देता है, पॉजिटिव, उसमें अनअर्न्ड इनकम देता है। बैठे बैठाए जैसे कुछ लोग होते हैं, लाइजनिंग करते हैं, तेरा काम करा दूंगा तो चिंता मत कर, उससे 20 पकड़ लिए, 2 जेब में रख लिए, 18 उसको दे दिए, ये सब राहु। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट पे क्या करता है, स्कैंडल में आदमी फंसता है जब एक्सपोज होता है। 100 आदमी काम कर रहे हैं पर फंसे 25, तो एक्सपोज हो गए। वो सब राहु की वजह से होता है। जब आदमी एक्सपोज हो जाता है, ईडी की रेड पड़ गई, सीबीआई वाले पकड़ के ले गए, तो ऐसा थोड़ा ना, उनसे भी बहुत गलत काम किए हुए लोग बचे हुए होते हैं, तो उनका समय नहीं आया होता तब, उनका समय नहीं आया होता तब। तो जो पकड़ा गया वही चोर है। तो वो ये सब राहु का। वो बिल्कुल वैसे ही बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं बस, और कोई एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, बाकी नहीं पकड़ा। चीटिंग तो 25 बच्चे कर रहे होते हैं अपनी स्किल से। वो राहु, वो स्किल राहु देता है। केतु का भी ऐसे है, अगर वो नेगेटिव उसमें है, केतु हमेशा नेगेटिव ही देता है, राहु केतु। बट ठीक है, हमारे क्लास 6 में अब ये जनता है, मोक्ष का कारक है, 12वें घर में केतु हो तो ये है। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ चलना पड़ता है। केतु मोक्ष का कारक है। अब कलयुग में स्पिरिचुअलिटी या क्या बोलते हैं ये, भाई पुराने समय में 40-45 साल का आदमी जब घर बार छोड़ के हिमालय पर्वत पे जाता था तो बहुत इज्जत से उसको छोड़कर आते थे कि अब संन्यास धारण कर लिया। अगर आज कोई 40 या 45 इयर्स का आदमी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बोले मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा है ये आदमी, तो एस्केपिस्ट है। तो कलयुग में जो सबसे बड़ा धर्म है, जो आपकी जिम्मेवारी है, अपना परिवार, समाज, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको आप हेल्प करिए, उनके साथ चलिए। सबसे बड़ा तो गृहस्थ आश्रम, मतलब मुझे शब्द नहीं आ रहा मेरे को, जो साधु संतों के लिए यूज़ किया जाता है, बट मेरा जो मतलब था बोलने का वो मैं समझ गई। हाँ, कि वो उस समय जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता था, बहुत इज्जत से देखा जाता था। आज कोई अगर आदमी घर बार छोड़ के जाता है तो वैराग्य, अगर वैराग्य, तो आज हम बोलेंगे तो आदमी बहुत एस्केपिस्ट है, अपनी जिम्मेवारियों से भाग गया। तो ये केतु कराता है। बट केतु भी क्या है, जैसे ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम हो गई, एक्सप्लोसिव, मतलब डिस्ट्रॉय, वो केतु कराता है। तो इसलिए राहु केतु हमेशा हर लगन के लिए फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। तो ये बृहस्पति के साथ अगर जब गुरु चंडाल होगा तो उनकी ग्रिप में ही आएगा राहु केतु, क्योंकि राहु के सामने केतु रहता है, केतु के सामने राहु रहता है, तो एस्पेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बृहस्पति और राहु की अगर डिग्री क्लोज है तो वो पीड़ा ही देगा। अगर दूर है तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर दृष्टि पड़ती है, मतलब जैसे राहु की पड़ जाए उस पर, या वही नियम है, तो भी सेम वही नियम है। राहु की 5th एस्पेक्ट अगर जुपिटर पे पड़ गई, और जुपिटर किस भाव का स्वामी है उसके अकॉर्डिंगली डेथ देगा, रिजल्ट देगा। अब टॉरस असेंडेंट में बृहस्पति 8वें भाव का स्वामी है और राहु उसको पीड़ित कर रहा है, दृष्ट कर रहा है 8th लॉर्ड को, तो वो आदमी गलत एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व जरूर मिलेगा। ओके। देखिए समाज में जो ज्योतिष के पास जो लोग जाते हैं, मांगलिक, साढ़े सती, काल सर्प दोष, ये राहु केतु, इससे हो गया तो आपका मंगल हो गया, ठीक है ना। और राहु केतु का भी मैंने अपना थोड़ा सा आपको दे दिया। सर जैसे हमने बात किया गुरु और राहु, उसके बाद गुरु और केतु के ऊपर, अब मैं जानना चाहूँगी कि गुरु और शुक्र, जैसे कहते हैं कि अगर बृहस्पति के साथ अगर शुक्र बैठ जाए
तो बड़ा ही लॉयल पार्टनर, आपको बड़ा ही लॉयल स्पाउस मिलता है। तो क्या अगर किसी की कुंडली में हम ये देख रहे हैं कि गुरु और शुक्र साथ में बैठा है तो फ्यूचर हमारा अच्छा रहेगा, मीन्स थोड़ा अच्छा सब कुछ चलेगा? अगेन वहीं से फिर मैं स्टार्ट करूंगा। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट होते हैं टॉरस असेंडेंट के लिए, वृषभ लगन के लिए। ओके। छठे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, टॉरस असेंडेंट के लिए। आपकी क्वेरी है कि दोनों अगर इकट्ठे बैठे हैं किसी भाव में और लॉयल स्पाउस, आठवां भाव होता है मैरिटल टाइप का, बृहस्पति लॉर्डशिप हो गई। छठा भाव होता है लिटिगेशन का, रिलेशनशिप का, शुक्र टॉरस असेंडेंट में। तो आपको आंसर स्वयं मिल जाना चाहिए। टॉरस असेंडेंट हो, बृहस्पति और शुक्र दोनों कंजंक्ट हो, सप्तम भाव में, चौथे भाव में, दूसरे भाव में, तो उन दोनों स्पाउस, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो जातक जिसकी कुंडली में ये योग है। आपकी क्वेरी थी लॉयल स्पाउस जीना हराम कर देगा। माय गॉड। जीना हराम कर देगा वो मेल या फीमेल, जिसका भी वो होरोस्कोप होगा अपने स्पाउस का। सीरियसली? यस। देखिए ना, आप छठे भाव का स्वामी हुआ शुक्र, आठवें भाव का स्वामी हुआ बृहस्पति। आठवां भाव मैरिटल टाइप का होता है, छठा भाव रिलेशनशिप लिटिगेशन। दोनों मिलके, अगर दोनों मिलके सप्तम भाव में आ गए या चौथे भाव में आ गए या दूसरे भाव में आ गए या 12वें भाव में आ गए, तो उसकी मैरिड लाइफ आप देख सकते हो उस इंडिविजुअल की, वहां पता चल जाएगा। तो जो आपकी ये किस लग्न के लिए है? टॉरस असेंडेंट के लिए। टॉरस असेंडेंट के लिए, ठीक है। अब किसी और लगन का हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसका बेनिफिक हो दोनों। अब आपका आंसर पॉजिटिव आपको मिलेगा जो आपने क्वेरी करी है। बृहस्पति और शुक्र अगर दोनों ही बेनिफिक हैं किसी लगन के लिए, तुला लगन हो गया, जैसे तुला लगन में शुक्र हो गया लगन का स्वामी, बृहस्पति हो गया तीसरे भाव का स्वामी। अगर वो दोनों मिलके जिस भाव में बैठे हैं, एक्सेप्ट छठा, आठवां और 12वां भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो त्रिक हाउस है, बैड हाउसेस है, तो वहां वो वीक हो जाएंगे। वो प्लेनेट अपना रिजल्ट देने में पूर्णतः सक्षम नहीं होंगे, बीइंग ए बेनिफिक होते हुए भी। जैसे होता है ना कि जैसे एक लेडी होती है, मेरे हस्बैंड हैं तो बहुत अच्छे, बट बस वो बट में बहुत कुछ आ जाता है। और एक होता है बृहस्पति और शुक्र बहुत बढ़िया लगन की डिग्री के नज़दीक बैठे हैं और फिर वो किसी भाव में बैठे हैं, अगर एक्सेप्ट 6th, 8th और 12th हाउस में, बस तो वो जिसे आप संज्ञा देते हैं कई दफ़ा, बड़ा आइडियल कपल है ये तो। कहीं भी जाते हैं अलग नज़र आते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ट्रांसफ़र हो जाती है, रिज़ाइन ही कर देता है एक स्पाउस कि मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर तू साथ नहीं जाएगी या आप साथ नहीं चलोगे तो मैं तो ज्वाइन ही नहीं करूंगा। वहाँ ये पॉजिटिव वे में वहाँ आप ये देखेंगे, क्योंकि जनरल सिग्निफिकेंस भी आ गई ना। शुक्र अगर हमारे लिए बेनिफिक प्लैनेट है तो भोग विलास, लग्जरीज को डिनोट करता है। तो क्या शुक्र मनी को भी रिप्रेजेंट करता है? लग्जरीज कहाँ से आती है? या शनि रिप्रेजेंट करता है मेन बेसिकली? शुक्र कहाँ से? अगर लग्जरीज के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसों की ज़रूरत है। पैसे होंगे तो आप लग्जरीज अफोर्ड करेंगी ना। 11वां भाव इनकम, वो फिर बहुत एक होरोस्कोप को देखने के लिए आप जो क्वेश्चन क्वेरी कर रही है ना, वो एक पर्टिकुलर जस्ट, बट एक होता है कि एक होरोस्कोप देखने का इंडिविजुअल होरोस्कोप देखने से ही डिटेल आपकी पता क्वेरी क्या चलता थी? है। प्लीज रिपीट कीजिए। कि मतलब मेन मनी क्लिक, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर शनि अच्छा है तो या तो वो राजा बना देगा या रंग बना देगा शनि। ये जनरल सोसाइटी में मिथ्स हैं शनि के बारे में। आपकी क्वेरी है पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस के लिए हम देखते हैं कुंडली में सबसे पहले छठा भाव। छठा भाव हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिनोट करता है। 11वां भाव इनकम एंड गेन्स को डिनोट करता है। सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ को डिनोट करता है।
आपको देखने को मिलेगा बहुत लोगों का छठा भाव बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया है, इनकम नहीं है और ना बैंक में पैसे हैं। आपको किसी शहर में कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन, कोई हलवाई या कोई भी बिजनेसमैन, यार बहुत अमीर आदमी है, बट उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, ना ही वो पैसे खर्च कर सकता है। सिर्फ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, उसकी स्वयं की इनकम नहीं है, ना उसके बैंक में पैसे हैं। दूसरा भाव और 11वां भाव वीक है, सिर्फ छठा भाव स्ट्रांग है, 6th लॉर्ड स्ट्रांग है, इनहेरिटेंस जो बाप दादाओं का चला आ रहा है। और एक होता है कि 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग है और 11th हाउस भी बहुत स्ट्रांग है, इनकम है और बैंक में पैसा है, एक्यूमुलेट किया उसने पैसा इकट्ठा करके। 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, हाईली प्लेस्ड पर्सन्स के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उठना बैठना भी है। तो वो 11वें भाव का स्वामी कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा है, ये एक छोटा बहुत सिंपल सा खेल है ज्योतिष, कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है, सांप सीढ़ी की तरह है। किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है। 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है, उस आदमी के संबंध बहुत अच्छे होंगे, इनकम उसकी अच्छे लोगों के संबंध में रहते हुए उनके थ्रू इनकम भी होगी। अगर 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, अगर वो स्ट्रांग है, पीड़ित ना स्वयं पीड़ित है, तो ये फल मिलेगा इनकम को लेके। अब थोड़ा सा हम शनि के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल शनि के बारे में पूछने वाली थी, क्योंकि शनि का ऐसा मिथ्स है सोसाइटी में कि तेरी ढैया लग गई, तेरा 7.5 हो गया, तेरे शनि ये हो गया। वहां भी वही नियम लागू होता है कि शनि किस भाव का स्वामी है, ठीक है ना। नहीं, मैं इस पर एक अपना पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि शनि की दशा या अंतर्दशा जो है वो आपके प्लैनेटरी मूवमेंट उस पर डिपेंड करता है कि किस हाउसेज में है, बट एक मेरा ये भी थॉट है कि शनि आपके कर्मों, जैसे आपके कर्म हैं उसके हिसाब से वो फल देते हैं। तो क्या मेरा ये सोचना सही है या उसके हाउसेस पे प्लेसमेंट? मैं बोलता हूँ आपको आंसर उसमें आ जाएगा। अगेन वही जो हम पूरे पॉडकास्ट में लॉर्डशिप, शनि किस भाव का स्वामी है, वही हम जब भी हम एग्जाम्पल देंगे वही मैलेफिक प्लैनेट्स को ही ले लेंगे कि शनि किन लग्नों का मैलेफिक प्लैनेट है। कर्क लगन के लिए, कन्या लगन के लिए और मीन लगन के लिए शनि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। शनि की मूल त्रिकोण राशि 6ठे भाव में कन्या लगन में आएगी, 11 नंबर मूल त्रिकोण राशि होती है, वो 6ठे भाव में आएगी। कर्क लगन में शनि की मूल त्रिकोण राशि आएगी 8वें भाव में, 11 नंबर। मीन लगन में शनि की मूल त्रिकोण राशि आएगी 12वें भाव में। तो शनि किन लग्नों के लिए फंक्शनल मैलेफिक हुआ? कर्क, कन्या और मीन लगन। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करा कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट शनि जो है इन लग्नों के लिए है। अब इनमें शनि पीड़ा देगा। लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मेरी जैसे मांगलिक की तरह ही 80% लोग जैसे मांगलिक होते हैं, तो 80% 90% लोग ही 7.5 में घूम रहे होते हैं। हमारा ये मानना है कि शनि अगर आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है तो आपको कष्ट नहीं देगा। अगर तुला लगन है आपका, योग कारक ग्रह होगा शनि, तुला लगन के लिए योग कारक ग्रह है शनि, उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा 7.5, उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगी 7.5। 7.5 अप्लाई होगी कर्क लगन, कन्या लगन और मीन लगन के लोगों के लिए, उनको पीड़ा देगा शनि। और एक नीलम पहनाने के लिए बहुत इवन अगर किसी का बेनिफिक भी होता है, जैसे मैं इन दिनों पिछले 1-2 साल से लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप नीलम पहन लीजिए, तो एकदम उनके नीलम तो उठा के फेंक देता है एकदम इंस्टेंट। बाकी सब कोई ग्रह इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। मैं भी वही नीलम मैंने 2-2 नीलम पहने हुए हैं, 2-2 नीलम, एक नहीं 2-2 नीलम पहने हुए हैं। तो मेरा जो शनि मेरा बेनिफिक प्लैनेट है। तुला लगन के लिए मैंने जैसे किसी को बताया तुम्हें, तो बोले हम टेस्ट कर लें तकिए के लिए। अरे हमारा ये सिस्टम है, मानना है कि जिसको पहनना है पहनना है, नहीं पहनना है कर्क लगन, कन्या लगन, मीन लगन, उनको नहीं पहनना है शनि।
उनको शनि की चैरिटी करनी है। हम लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ज्योतिष में हमें अपनी कुंडली में क्या होता है, अपने 9 प्लैनेट को बैलेंस करना होता है। जो हमारे बेनिफिक प्लैनेट है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जो हमारे दुख देने वाले मेलेफिक प्लैनेट हैं, 6, 8वां 12वें भाव का स्वामी और राहु केतु, इनकी चैरिटी करनी चाहिए, प्रोफेशनल रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, उनसे रिलेटेड आर्टिकल डोनेट करने चाहिए। और जो बेनिफिक प्लैनेट हैं, वीक हैं, उनको स्ट्रेंथन रखना चाहिए। तो बैलेंस्ड हो गए हमारे 9 ग्रह। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो फॉलो करता है, नहीं तो बस फिर ठीक है, मेरा शनि यहाँ है, मेरा मंगलिक हूँ मैं, यही सब अच्छे मेरा ये मानना है, लोग बाग बहुत अच्छी ज्योतिष करते हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा मुझसे भी अच्छा उनको ज्योतिष आता है। उनका ट्रैक गलत है, नॉलेज उनको बहुत है, मुझसे भी अच्छी नॉलेज है उनको, बट उनका ट्रैक गलत है। अगर वो लोग अपना ट्रैक चेंज कर दें तो वो समाज का बहुत भला करेंगे। बहुत सिंपल है ज्योतिष, मतलब एक जैसे लोग बोलते हैं कि कितने दिन लगेंगे सीखने में, अरे जब बीटेक MBA हम ये जो ये कोर्सेज कर लेते हैं, तो क्या इसके लिए कोई अलग से थोड़ा ना बुद्धि चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए और सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी सी ब्रॉड चाहिए। सिर्फ वहां पर आके लोगों को ब्लॉकेज है कि नहीं वहां ये लिखा हुआ है, वहां उस किताब में ये लिखा हुआ है, इससे हम आगे नहीं जाएंगे, ना सोचेंगे। वैसे रिवाइज्ड नहीं होता है क्या सब्जेक्ट? कोई भी किताब होती है रिवाइज्ड होती है ना, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, बिल्कुल एडिशन रिवाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों का बिल्कुल जैसे बोलते हैं ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई विद्या है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सतयुग का लिखा हुआ लिटरेचर कलयुग में अप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं कंट्राडिक्शन है। जी सर, आपसे मतलब बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बिल्कुल खो गई हूँ, बट समय की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है। बिल्कुल हम तो फिर करेंगे आपके साथ हम और भी पॉडकास्ट करेंगे, और भी मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि उन्हें ये शो कैसा लगा, और अगर आपकी भी कोई क्यूरीज मतलब कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम अगले पॉडकास्ट पे उस पर वर्क करेंगे। और जैसे मेरे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं, दर्शकों में एस्ट्रोलॉजर वो तो आप देखिए, बट जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके आई थिंक काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आप बातचीत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच।